72 पायनियर फॉर एजुकेशन एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज हम लोग सीटीईटी पेपर 1 हिंदी एवं शिक्षण शास्त्र डॉक्टर आनंद द्विवेदी जी के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति है फरवरी 2016 की। ठीक है, तो सभी लोग अगर जिनको चाहिए कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सभी को लगता है हिंदी तो आती है, लेकिन जब आती है तो हिंदी हो जाती है ना। तो हिंदी है, इसको सरलता में न लें, थोड़ा ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको पैसेज भी पढ़ने का तरीका पता चले। और पेडागोगी हो गई तो आप यूपी टेट में 120 नंबर नहीं बना सकते हैं, लेकिन सी टेट में बना सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन है, अच्छे से पढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे, अपने परिवार का अच्छे से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना है। सीटेट का पेपर आपको पता है जुलाई में लगा हुआ है, तो आपको घर बैठे ही आपकी तैयारी बेहतर हो। खास करके हिंदी भाषा और हिंदी शिक्षण के जो प्रश्न हैं, मेथोडोलॉजी के जो प्रश्न हैं, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक विशेष सीरीज शुरू की है कि पिछले जो भी आए हुए पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व करके आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज हम लोग फिर से हाजिर हैं फरवरी 2016 का प्रश्न पत्र लेकर के। आइए देखते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो काव्यांश आता है, काव्यखंड, पद्यांश। नीचे दिए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। हमें क्या करना है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके उत्तर देने हैं। कह रहा है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। अधरों की ड्योढ़ी, काहे की ड्योढ़ी है? अधरों की। अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुबीतों में ज्यादा ही रीते हैं। रीते का मतलब जानते हो ना, आप समझते जाइए, खाली होना। बाहर से हरे भरे, बाहर से प्रसन्न, भीतर मगर घाव गहरे। आंतरिक रूप से सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं। पहला देखिएगा, प्रश्न आता है कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण? ऐसा तो नहीं कह रहा। गूंगे होने के कारण, भीतर के घाव के कारण? गूंगे होने के कारण कुछ भी नहीं कहा जा रहा, भीतर के घाव के कारण कुछ नहीं कहा जा रहा, साधन सुविधाओं के कारण कुछ, या बंधन और बेबसी के कारण? जब हम इस पैरा इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं। यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बंधन और बेबसी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात कही गई है क्या? कुछ भी न कह पाने की विवशता, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुबीतों की, यानी साधनों की। तो इसका क्या होगा? कुछ भी न कह पाने की विवशता। वो बार बार पूरे आप देखिएगा पद्यांश में एक ही बात कह रहे हैं कि हंसने को हंसता हूं, रोने को रोता हूं, है ना, साधन सुबीतों में ज्यादा ही रीता हूं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा, यानी जो ना कह पाने की व्यवस्था है व्यक्ति की, वह यहां पे अभिव्यक्त की गई। समाज की भी यही व्यवस्था होती है कि जब वो व्यक्ति कभी कभी अपनी कोई बात को किसी से कह नहीं पाता है ना, तो वही बात यहां पे पद्यांश के द्वारा आई हुई है। भाषा बोध की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भाषा बोध में आपको मुख्य रूप से देखना है
कि जब भी हम कविता या काव्यांश को पढ़ते हैं तो हमेशा उसका भाव लिया जाता है, सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाते हैं, जबकि गद्य में जो भी उसका विचार है वो लिया जाता है, क्योंकि जो कविता है वह हृदय की भाषा होती है और जो गद्य है वह मस्तिष्क की भाषा होती है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। रीते शब्द से भाव है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, रीते, रीते का मतलब होता है खाली, खालीपन, है ना। तो खालीपन होगा, खोखलापन नहीं होगा, खालीपन होगा। रीता मतलब होता है खाली। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कुछ घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत भाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो देखना है वो देखना है, कविता की पंक्तियों पे कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि, देखिए वो पहली बात तो कही जा चुकी है ना कि विवस्था, लेकिन यहाँ पे जो बात आएगी वो है कि कवि के कुछ अंदर के ना कि कह रहा है अंदर से कुछ घाव गहरे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न होगा, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कवि घावों के गहरे होने से बहुत दुखी है। ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखिए ड्योढ़ी का जो अर्थ होता है वो देहरी होता है, देहरी। भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, अंदरूनी चोट या हृदय की पीड़ा। तो आप देखते हैं भाव के आधार पर हृदय की पीड़ा, है ना, इसका तीसरा सही हो जाएगा। और अगला है, मेथोडोलॉजी से प्रश्न आ रहे हैं और वो कह रहा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदेश निर्देश दे पाना, सुन पाना, इसके लिए तो भाषा नहीं सीखी जाती। दूसरे की बातों को समझना, बिल्कुल सही बात है। अपने मन की बात कहना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन दो ऑप्शन से नहीं हो पाएंगे। तो कह रहा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। यहां चारों में से जो सटीक इसका उत्तर होगा वो पहला होगा कि प्रत्येक स्थिति में, वो कैसी भी स्थिति हो वहां पे आप, यानी अब प्रत्येक स्थिति कैसी हो तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत खुशी का अवसर आता है, खुशी का वातावरण होता है, कभी कभी दुख का वातावरण होता है, कभी कभी कह सकते हैं कि एक गम का माहौल होता है। तो हर एक स्थिति में आप भाषा का सकुशल प्रयोग कर पाएं तो ही वही उसका सीखने का उद्देश्य पूरा होता है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की ये बात कहते हैं। इसका उत्तर 4 होगा। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी कि शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। देखिएगा, भाषाई विकास के लिए आवश्यक ये है कि भाषा प्रयोग के विविध अवसर दिए जाएं। यस। दूसरा, अगला, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है क्या? केवल कार्यालयीय कार्यों के लिए? केवल साहित्य सृजन के लिए? अपनी अभिव्यक्ति के लिए? एक बात आपको बता दूं, लिखित भाषा यानी लेखन। लिखित भाषा क्या है? लेखन कौशल। तो आपको मैं बता दूं कि लिखना और बोलना ये दो अभिव्यक्तात्मक कौशल कहे गए हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जबकि पढ़ना और सुनना, श्रवण कौशल, ये दो ग्राह्यात्मक कौशल कहे गए हैं।
तो यहां पे लिखित भाषा क्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए। जब भी कुछ लिखता है तो अपनी अभिव्यक्ति तो करता है, अपने विचारों को, अपने भावों को लिखता है। आप याद रखिएगा कि कोई लिखी हुई बात, कोई बोली हुई बात को लिखना वो लेखन नहीं है। अपने भावों और विचारों को जब आप लिखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं लिख करके, तो वो लेखन कहा जाएगा और उसे ही लिखित भाषा के अंतर्गत माना जाएगा। जबकि आप सुनी हुई बातों को अगर आप लिख रहे हैं, वो नहीं माना जाएगा। आप किसी जैसे मान लिया आप किसी अध्यापक ने कुछ बोला, तो ये कह सकते हैं कि उसको एक प्रकार से कहीं पे लिखा हुआ है और वो कुछ लिख रहा है, तो उसे हम डिक्टेशन कह सकते हैं, सुलेख कह सकते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा का जो पारंगत होता है वही लेखक बनता है। प्रेमचंद लेखक थे, किसी की कॉपी नहीं करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना, अपनी अभिव्यक्ति के लिए बोलना और लिखना दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल आएंगे तो लिखित भाषा अभिव्यक्ति के लिए आएगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, भाषाई खेलों का आयोजन कभी कभी, अब कौन से भाषाई खेल, आप देखते हैं कि कभी कभी कक्षा में अंत्याक्षरी कराई जाती हैं, लेकिन उसमें कहा जाता है कि उस अंत्याक्षरी में आप कोई कविता बोलेंगे, कोई दोहे बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग से, क्लास में मीनिंग से या कोई कोटेशंस की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करा दी जाती है। ये भाषाई खेल होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। लेकिन कह रहे हैं इसका काम क्या होता है? भाषाई यानी खेल खेल के द्वारा शिक्षा देना। तो इसका जो मुख्यतः उद्देश्य होता है वो होता है रोचकता लाना। एक ही प्रकार से पढ़ाई जाने वाले विषय उसमें बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, तो रोचकता और उनमें जोश लाने के लिए, उत्साह लाने के लिए भाषाई खेलों का आयोजन होता है। जो इसका उत्तर सही होगा तीसरा। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? देखिएगा, कविता कहानी, जब भी कविता चर्चा करने और उसके प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना नहीं है, भाषा सीखने का आकलन मात्र नहीं, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। देखिए यहां पे जब भी किसी कविता और कहानी पर चर्चा की जाती है तो उससे रुचि जागृत होती है, और उसके साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता का पोषण भी होता है, पोषण है ना। तो यहां पे इसका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता, या विद्यालय। देखिए, भाषा का अस्तित्व और भाषा का विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, वो समाज में ही रहेगा। इसका जो उत्तर होगा वो 3 हो जाएगा। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या कह रहा है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। देखिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कह रहा है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या पहला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। मदद करता है, लेकिन इस प्रश्न का यह उत्तर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती, तो क्या घर पे रहकर अर्जित नहीं की जाती? समाज में रहकर अर्जित नहीं की जा सकती? की जा सकती है। इसका यह भी गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, नहीं, शुद्ध करता है ना उसको,
और परिष्कृत करता है, परिष्कारित करता है, लेकिन त्वरित करता है ये नहीं होगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। ये यहां पे हो जाएगा कि देखिए, अनुभव के आधार पे आप भाषा के नियम नहीं बना सकते कि हमारा जो अनुभव उसके आधार पे नियम बना लें, है ना। तो भाषा शिक्षण सिद्धांतों, खास करके समावेशी कक्षा में, इसका ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर पहला क्या है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियों एवं अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। अच्छा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। आपको देखना है यहां पे वो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी अनवरत अभ्यास सीखने में, ऐसा कुछ नहीं है कि टिप्पणियों से कोई रुचि जागृत करते हैं। उससे तो कभी कभी बहुत टिप्पणी कर देते तो बालक थोड़ा सा हतोत्साहित भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी से तो टिप्पणी से यहाँ पे ये वाला तो उत्तर नहीं होगा। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसका हो जाएगा चौथा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में। जटिल संरचनाओं का ज्ञान तो आप जानते ही हैं। सहज भाषाओं का और सामान्य भाषाओं का, सरल भाषा का जो संकल्पना है वो तो घर पे सीख सकते हैं, लेकिन जटिल और समृद्ध संरचनाएं ये विद्यालय में, इसीलिए विद्यालय की आवश्यकता भी पड़ती है, आप जानते ही हैं। तो यहां पे इसका 4 सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। यानी प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों से बच्चे आए हुए, उनका नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अनमोल संसाधन, देखिए ये तीनों चीजें नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जब ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा सा शिक्षक के लिए चुनौती बन जाती है कि अलग अलग भाषिक परिवेश से आए हुए बच्चों के लिए सबके साथ एक साथ उनको सिखाना, ये जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। इसका पहला सही हो जाएगा। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी से भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन रुचि प्रदर्शित नहीं करता। विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से झगड़ता है। झगड़ने से अध्यापिका को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको ठीक कर लेगी। माता पिता की भाषा अलग है, इससे भी अध्यापिका कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी को घर पर बात करने का अवसर मिलते हैं, इससे भी। यहां पे एक विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इससे अध्यापिका को दिक्कत हो सकती है, चिंता हो सकती है। तो इसका हो जाएगा सही पहला। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसी प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूं कि जब भी आप पूरा प्रश्न पढ़ें तो एक चीज को जरूर ध्यान रख लें कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ये आपको जरूर ध्यान देना है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है। इन बातों को आपको बहुत ध्यान रखना, उसके बाद ही आप प्रश्नों को पढ़ें। कह रहा है बच्चों के बोलना क्या है। बोलना एक कौशल होता, अभी मैंने बात की थी, स्पीकिंग। भाषा कौशल 4 होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कह रहे हैं बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। क्या सभी बच्चों की बोलने की गति एक समान होती है? नहीं होती है। बड़े परिवारों में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से जाते हैं। देखिए आपका पता चल जाएगा,
ना बड़े परिवार समृद्ध परिवार से बच्चे की गति तेज होती है और ना निर्धन परिवार से धीमे होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। कहने सुनने के अधिक अवसर जब भी दिए जाएंगे तो बालक बोलना सीख जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा चौथा। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? वो कह रहा है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। यहां पे क्या कह रहे हैं? समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब ये होता है कि बोलने सुनने पढ़ने और लिखने के अधिक से अधिक अवसर उस बालक को दिए जा रहे हैं, अधिक से अधिक अभ्यास कराया जा रहा है, उसको अवसर अधिक दिए जा रहे हैं। तो ये कह ले वहां का भाषाई परिवेश बहुत अच्छा है। दूसरा इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? क्रमिक विकास जब देखना है, क्रमिक विकास, उसके मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। देखिए ये तो है, लेकिन विकास तो इससे देखा जा सकता है, लेकिन एक पोर्टफोलियो जो होता है बालक का पूरा बनता है, उसके आधार पर उसका हम क्रमिक विकास देख लेते हैं कि इस महीने में कैसा रहा, फिर कैसा रहा, फिर उसकी भाषाई समृद्धि कहाँ तक पहुंची। तो उसका एक पोर्टफोलियो के आधार पर हम उसका अवलोकन कर सकते हैं, खास करके क्रमिक विकास के लिए। तो इसका 20 सही हो जाएगा, यानी इस 20 नंबर का पहला सही हो जाएगा। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द के अर्थ लिखकर बता देंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी। देखिए यहां पे अगर अपरिचित शब्द है तो अध्यापिका का ये दायित्व होता है कि उस शब्द का अर्थ लिखकर उसको बताए, है ना। यहां पे जो सही होगा वो तीसरा सही होगा। अब अगला गद्य खंड है, गद्यांश है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। मां, देखिए ये एक एकांकी जैसी है। आपको ध्यान देना है कि एकांकी कैसे पढ़ी जाती है, नाटक कैसे पढ़ा जाता है, कहानी कैसे पढ़ी जाती है। तो ये यहाँ पे संवाद अदायगी है दो कैरेक्टर्स में, माँ और रमेश में। सबसे पहले माँ, यानी माँ कहती है रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश उत्तर देता है मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो प्रथम आना है, तुम भी तो यही कहती हो। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, प्रथम आना था तो शुरू में पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ऐसा वो पढ़ता है। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। ये मुहावरा है, रट्टू तोता बनना। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना ही अच्छा होता है। अब वो ये जो गद्यांश दिया हुआ है उसके कुछ प्रश्न है उसी से संबंधित, तो देखते हैं। मीना और रमेश क्यों है? तो इस पूरे पैसे से जो पता चलता है, माँ कहती है कि मीना क्यों सो गई है, यानी मीना और रमेश भाई बहन है। रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की? क्योंकि वह अक्सर शैतानियाँ करती है, पढ़ नहीं रही थी, कक्षा में अव्वल आ सकती थी, तो इसमें होगा वो पढ़ने नहीं दे रही थी रमेश को। चौथा,
कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई की जाए, खेल को छोड़ देना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, रात दिन नहीं, शुरू से पढ़ाई करना नियमित। पहला, यह भी कोई पढ़ने का समय है, इस प्रश्न का आशय क्या है? पढ़ने का कोई समय नहीं है, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, या पढ़ने का कोई नियम नहीं है। तो देखिए इसका दूसरा हो जाएगा, यह समय पढ़ने का नहीं है। जो शब्द शेष से भिन्न है उसे छांटिए। परीक्षा, फर्स्ट, अव्वल और प्रथम, परीक्षा यहां पर तीनों से अलग है। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? लापरवाह है, पढ़ाकू है, परिश्रमी, रट्टू तोता। देखिएगा रट्टू तोता यहां पे है। पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते रहते हो, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। यहां पे पर तुम से जो आशय होगा उसका हो जाएगा, जब आप पूरा पैसेज पढ़ते तो उसमें आता पर तुम, यानी पर तुमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है ना। अगला, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते ही हैं, इसमें भी आया हुआ है और ये सही भी है, अमरकोट। बहुत निकट आना, ये अर्थ है के लिए मुहावरा है। देखिए कई बार लोग क्या होंगे, इसको जब पढ़ेंगे तो कहेंगे बहुत निकट आना के लिए मुहावरा हो जाएगा पास आना। पास आना, बहुत निकट आना, दोनों अर्थ हैं, उसके लिए वो खुद कह रहा है कि मुहावरा बताइए। तो यहां पे मुहावरा आ जाएगा सर पर आ जाना। जैसे परीक्षाएं सर पर आ गई हैं, इसका मतलब परीक्षाएं बहुत निकट आ गई हैं, पास आ गई हैं। इन्होंने उल्टा करके पूछ दिया है, आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न बहुत आसानी से है, प्रश्न छोटा सा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। बहुत निकट आना, इस अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? अव्वल आ जाना, पास आ जाना, सर पर आ जाना। यानी जैसे कहते नहीं परीक्षाएं सर पर आ गई हैं, है ना, ये कार्यक्रम तो मेरे लिए सर पे आ गया है, अब दिन ही कितने बचे हैं, यानी निकट आ जाना। तो इसका जो मुहावरा होगा वो सर पर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए। जो जो भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल रही हैं आप कमेंट अवश्य करें। हम लोग आपके सतत तैयारी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह ऑडियो आपको कैसा लगा, इसको आप अपने लाइक के द्वारा और अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।